आज तक न्यूज़ के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, इससे पहले आप इस कहानी की 255 एक साथ सुन चुके हैं। अब किस्त 256 मुलाहिज़ा फरमाए। वो स्याह पत्थर का तकरीबन 1.5 फुट लंबा एक मुजस्मा था जो गंधारा आर्ट तहजीब का नमूना मालूम होता था। प्रिंसेस समैरा ने गालबन किसी तारीखी मुजस्मे को कॉपी करने की कोशिश की थी। उसी मुजस्मे से उसके सर पर ज़रब या फिर शायद ज़रबे लगाई गई थी। मैं एक मुहिम से उम्मीद के सहारे उसकी कलाई थामे बैठा था कि शायद सही तौर पर उसकी मैं नब्ज नहीं देख पाया था। शायद अब किसी भी लम्हे मुझे नब्ज की हरकत महसूस होने लगे। उसका दिल वाकई साख्त हो चुका था। तब भी शायद किसी मोइज़े के तहत दोबारा धड़कने लगे। मेरी तवक्को तो पूरी नहीं हो सकी, लेकिन एक तेज और दहिश सदा से चीख ने मेरे रूंगटे जरूर खड़े कर दिए। मेरे हवास जिन पर कुछ देर के लिए गोया बर्फ सी गिर चुकी थी, एकदम पूरी तरह बेदार हो गए। मैंने तेजी से घूम कर देखा। मेरी अक में हाल के वस्त में लंबी तड़ंगी सी एक औरत खड़ी थी जिसकी नजर प्रिंसेस समैरा पर चमी हुई थी और आंखें खौफ और दहेज से फैली हुई थी। उसने शायद मुंह पर हाथ रखकर अपनी चीख को रोकने की भी कोशिश की थी, लेकिन उसमें कामयाब नहीं हो सकी थी। उसका हाथ अब भी उसके मुंह पर था। फिर उसकी नजर समैरा के चेहरे से हटकर मेरे चेहरे पर आ ठहरी। उसके होंठ थरथराए और उसके हल्क से अजीब खरखराती सी आवाज निकली, तुमने तुमने इसे मार दिया। मैंने प्रिंसेस समैरा की कलाई छोड़ दी और उठ खड़ा हुआ। मैं एक कदम उस औरत की तरफ बढ़ा तो वो खौफ सदा से अंदाज में 2 कदम पीछे हट गई, लेकिन उसने कमरे से भागने की कोशिश नहीं की। लिबास और वजाकता से वो एक दौलतमंद औरत मालूम होती थी। उसने लरसती आवाज में अपना सवाल दोहराया, तुमने इसे मार दिया। फिर जवाब का इंतजार किए बगैर शायद उसने दूसरी चीख मारने का इरादा किया। उसकी पहली चीख ने ही मेरे असाब पर खराशे सी डाल दी थी। मुझे औरत की नहीं, किसी चुड़ैल की चीख महसूस हुई और मैं वैसी दूसरी चीख सुनने के लिए तैयार नहीं था। मैंने जल्दी से उंगली से उसकी तरफ इशारा करते हुए धमकी दी, तुम्हारे हल्क से अब कोई आवाज ना निकले। मैं खुद अपने तासरात तो नहीं देख सकता था, लेकिन मेरा ख्याल है कि वो कासिद तसल्ली बख्श थी और लहजा भी यकीनन पुरतासीर साबित हुआ था, क्योंकि उसकी चीख उसके गले में घुट कर रह गई थी। वो इलाका गुंजान आबाद नहीं था। मकान बहुत बड़े बड़े थे, इसलिए मुझे यह अंदेशा तो नहीं था कि उसकी चीख जो इस मकान के एक हाल में गूंजी थी किसी को अपनी तरफ मुतवज्जा कर सकती थी। लेकिन खुद मुझे वो बहुत नागवार गुजरी थी। मैं कुछ सोचने की कोशिश कर रहा था। उस गैर मुतवक्किल सूरत हाल में कुछ सोचना वैसे भी कुछ आसान काम नहीं था, लेकिन उसकी चीख ने तो मेरे ख्यालात बिल्कुल ही मुंतशिर करके रख दिए थे। उसने चीखने का इरादा तो मुलतवी कर दिया, लेकिन जेर लब कहे बगैर न रह सकी, समैरा समैरा। शायद वो चीख कर ही उसे पुकारना चाहती थी, लेकिन मेरी धमकियां में इस अंदाज के बायस वॉल्यूम यकदम कम हो गया था। जब उसे समैरा की तरफ से कोई जवाब न मिला तो उसने सरगोशी के अंदाज में अपना इल्जाम दोहराया, तुमने इसे मार दिया। इस बार उसने ये बात गोया पूरे यकीन से कही थी। मैंने गहरी सांस लेकर अपने असाब को सुकून पहुंचाने की कोशिश करते हुए हमवार लहजे में कहा, आमतौर पर फिल्मों और बाज कहानियों अफसानों में ऐसा होता है कि कहीं एक लाश पड़ी होती है, कोई बेगुनाह शख्स जिसका उस कत्ल से दूर दूर का भी वास्ता नहीं होता आकर उसकी लाश को देखने लगता है। बाजुकात वो उसमें जिंदगी के आसार महसूस करने के लिए उसे हाथ भी लगा लेता है। फिल्मों में तो वो आला कत्ल को भी जरूर अपने हाथ में उठा लेता है। ऊपर से पुलिस आ जाती है और वो बेगुनाह कत्ल के इल्जाम में पकड़ा जाता है। अब ये मुसन्नफ और डायरेक्टर पर मुनहसर होता है कि वो कितने घुमाव फिराव के बाद उस बेचारे को जुर्म में बेगुनाह के फंदे से निकालते हैं। उसकी समझ में शायद मेरी बात नहीं आई थी। वो बदस्तूर फटी फटी आंखों से मेरी तरफ देख रही थी। शायद उसके आवाज ही सही तौर पर काम नहीं कर रहे थे। तहम ने मेरे ड्रामाई अंदाज में उंगली उठाते हुए सिलसिला कलाम जोड़ा, लेकिन मैं हकीकी जिंदगी में इस किस्म के चक्कर में पड़ने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हूँ। मुझे कुर्बानी का बकरा बनने का कतन कोई शौक नहीं है। मैंने प्रिंसेस समैरा को हरगिज कत्ल नहीं किया। मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकता था, लेकिन अगर तुमने ख्वाह मुखा गला फाड़ कर लोगों को इस तरह मुतवज्जा करने और यह तासर देने की कोशिश की तो मैंने ही सुमेरा को कत्ल किया है, तो मैं तुम्हारा गला जरूर दबा दूंगा या गर्दन तोड़ दूंगा। ये सीधी साफ सी बात उसकी समझ में आ गई थी, क्योंकि उसने अपने लरसते हुए होंठों को सख्ती से खींच लिया। गोया वो वाकई कोशिश कर रही थी कि उसके मुंह से कोई आवाज न निकलने पाए। गुड। मैंने तमानी से सरी लाया और अपने तासरात को दोस्ताना बनाने की कोशिश की। मैं ये भी नहीं चाहता कि तुम बिल्कुल ही गूंगी होकर खड़ी हो जाओ। मेरा मतलब यह था कि हमें ख्वाब चीखो पुकार करके दूसरों को गलतफहमी में मुब्तला करने की बजाय आराम और सुकून से 2 समझदार इंसानों की तरह बातचीत करने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि सही मामला समझ में आ सके। क्या समैरा वाकई मर चुकी है? उसने गोया हिम्मत करके पूछा। आवाज अब सरगोशी से ज्यादा बुलंद नहीं थी। हाँ, मैंने दयानतदारी से जवाब दिया, लेकिन इसे मैंने नहीं मारा। मुझे तो इसने फोन करके बुलाया था, लेकिन जब मैं यहाँ पहुंचा तो मैंने इसे इसी हालत में पाया और मैं तुमसे सिर्फ 1-2 मिनट पहले यहाँ पहुंच जाऊँ। मैं इसकी नब्ज देख रहा था। एक मुहिम से उम्मीद थी कि शायद ये जिंदा हो, शायद इसे तिब्बी इमदाद की जरूरत हो, लेकिन मैंने जुमला अधूरा छोड़ दिया। दयानतदारी और इखलास से सीधे सच्चे अल्फाज या लहजे में बात करने का अपना ही एक असर होता है। बाजुकात बज़ाहिर यही महसूस होता है कि सामने वाले ने सीधी सच्ची बात का भी असर कबूल नहीं किया होगा,
लेकिन दर हकीकत असर जरूर होता है। कभी कभी उसकी तस्दीक देर में होती है। उसने एक नज़र सुमेरा की लाश की तरफ देखा और सख्ती से आंखें बंद कर ली। गोया कोई अंदरूनी अजियत उसके लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो गई थी। वो पीछे हटते हुए दीवार से जा लगी थी और गनीमत था कि रास्ते में किसी चीज से टकराई नहीं थी, वरना शायद गिर चुकी होती। उसकी बंद आंखों से आंसू न जाने किस तरह रास्ता तलाश करके निकले और रुखसारों पर फैलाए। मैं खामोश रहा। मैंने उसे संभलने का मौका दिया, तहम उसने जल्द ही आंखें खोल ली। कुछ और आंसू उसके रुखसारों पर फैले, लेकिन उसने फौरन ही टिश्यू पेपर से उन्हें खुश कर लिया और आंखें फाड़ फाड़ कर मेरी तरफ देखने लगी। शायद आंसुओं की धुंधलाहट की वजह से उसे मेरी सूरत साफ दिखाई नहीं दे रही थी। वो गोया मुझे पहचानने की कोशिश कर रही थी। गालिबन अपनी इस कोशिश में नाकाम होकर वो कदरे हैरत से बोली, तुम हो कौन? मैंने उसके सवाल का जवाब देने में कोई हर्ज न समझा। मेरा नाम अफजल चौधरी है। फिर मैंने एक लम्हे के लिए सोचा कि उसे अपनी असली हैसियत के बारे में बताया जाए या नहीं। उसी एक लम्हे में मैंने फैसला किया कि उसके सामने मुझे वही हैसियत बरकरार रखनी चाहिए जो मैंने सुमेरा के सामने जाहिर की थी। बल्कि शायद आइंदा भी कुछ दिनों के लिए अपने बयान पर कायम रहना ही बेहतर था, ताकि कहीं तजाद बयानी जाहिर होने की नौबत न आती। सिर्फ एक लम्हे के तवक्कुफ के बाद मैंने सिलसिला काम जोड़ते हुए कहा, मैं एक वकील हूँ। तकरीबन आधा घंटा पहले प्रिंसी से सुमेरा ने फ़ोन करके मुझे मुलाकात के लिए बुलाया था। इसने सिर्फ ये इशारा दिया था कि वो किसी आम मसले पर बात करना चाहती है। मैं फ़ौरन आ गया। मैं बता ही चुका हूँ कि मैं आपसे सिर्फ 2 मिनट पहले यहाँ पहुँचा था। बाहर का गेट सही तौर पर मकफिल नहीं था और मेरी कॉल बेल का कोई जवाब नहीं मिल रहा था, इसलिए मैं अंदर चला आया और मैंने प्रिंसेस को इसी हालत में पाया। लेकिन उलझन अमेज से लहजा में बोली, सुमेरा के वकील तो दूसरे हैं, मैं उन सबको जानती हूँ। वो अपने मामलात में उनसे मशवरा करती है। आपको मैं पहली मर्तबा देख रही हूँ। मैं अब उससे ज़रा तकल्लुफ़ और एहतराम से बात कर रहा था तो उसका लहजा भी वैसा ही हो गया था। मैंने मुलायमत से कहा, प्रिंसेस से मेरी मुलाकात परसों ही हुई थी और शायद उन्होंने मुझे काबिल एतमाद समझ लिया था, इसलिए आज याद किया था। लेकिन मैं सोच भी नहीं सकता था कि मैंने मुतासफाना से अंदाज में ठंडी सांस लेकर जुमला अधूरा छोड़ दिया। उस औरत से अजीब अजीब बातों के इंकशाफात सामने आ रहे थे। सुमेरा की शादी की बात सफ्तर मुनीर नामी किसी शख्स से तय थी और वो शौहर की तलाश के लिए इश्तिहार दे रही थी और वो शौहर उसे आर्जी तौर पर गालिबन महीने 2 महीने के लिए दरकार था। अगर इस मामले का इल्म सफ्तर मुनीर को था तब तो उसे परेशान ही होना चाहिए था। सफ्तर मुनीर ने तो आपको यहाँ भेजने की वजह नहीं बताई, लेकिन आपको खुद कुछ अंदाजा नहीं हो सका? मैंने पूछा। नहीं, उसने आहिस्तगी से नफी मसला, अलबत्ता मैं वजह मालूम करने ही यहाँ आई थी। मुझे अंदेशा महसूस हो रहा था कि फैमिली में फिर कोई स्कैंडल तो खड़ा नहीं हो रहा। हम लोग नहीं चाहते थे कि अब हमारी फैमिली का प्रेस में कोई जिक्र आए, अखबारों रसालों में हमारे बारे में चटखारेदार अंदाज में बातें छपें। शायद हम अब किसी स्कैंडल के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। मेरे शौहर का ख्याल है कि उसने बात अधूरी छोड़ दी। कमरे में एक लम्हे के लिए गहरा सकूत छा गया, जिसमें मौत की सौगवारी भी शामिल थी। मैंने उसे बात मुकम्मल करने पर आमादा करने की कोशिश की। आप कुछ कह रही थी? उसने गोया मेरी बात सुनी ही नहीं, वो जैसे किसी और ही दुनिया में पहुंची थी। उसकी आंखें एक बार फिर हवा में न जाने किसी गैर मरई चीज को तक रही थी। उसका ज़हन न जाने किन अंदेशा है दूर दराज में उलझा हुआ था। उनमें से एक अंदेशा अल्फाज की सूरत में आखिरकार उसकी जुबान पर आए क्या। मैं चाह रही थी कि मेरे शौहर यहाँ आकर फैसला करते कि हमें सुमेरा के कत्ल के सिलसिले में क्या करना चाहिए। क्या यह मुमकिन नहीं कि तुम यहाँ से चले जाओ ताकि हम अपने मसले पर खुद निपट सके? मेरे शौहर खुद ही पुलिस को इतला दे देंगे। यह आपने अच्छी कही। मैंने चुपते हुए लहजे में कहा, मैं यहाँ से चला जाऊँ ताकि बाद में पुलिस मुझे ही इस कत्ल के इल्ज़ाम में गिरफ्तार करने पहुँच जाए। मैं नहीं चाहता कि मेरी अदम मौजूदगी में यहाँ मेरे लिए कोई फंदा तैयार हो जाए। नहीं, वह ताबी से बोली, ऐसा भला क्यों होने लगा? हमें तुमसे कोई दुश्मनी तो नहीं है। मुझे यकीन आ गया है कि तुम्हारा इस कत्ल से कोई ताल्लुक नहीं। तुम एक शरीफ और मुहज़्ज़ब आदमी मालूम होते हो। मैं अपनी शराफत और शाइस्तगी के बारे में ज़ुबानी कलामी तस्दीक पर ज़्यादा यकीन नहीं रखता। इंसान की ज़ुबान बदलते क्या देर लगती है, ख़ुसूसन अजनबियों के बारे में। मैंने बेपरवाही से कहा, वैसे बाय द वे आपका नाम क्या है? मैंने अभी तक आपका या आपके शौहर का नाम नहीं पूछा। मैं वाहिदा परवेज़ हूँ, अहमद परवेज़ की बीवी। उसने गोया बादल नख्वास्ता जवाब दिया। अब मेरे जहन में कुछ घंटियाँ सी बजी। पहले से भूली बिसरी बातें याद आने लगी, जो शायद इसलिए जहन से महव हो गई थी कि आज से पहले वो मेरे लिए अहम नहीं थी। अहमद परवेज़ का नाम मेरे लिए नया नहीं था। वो शहर का मुमताज़ सनतकार था। 2-2.5 साल पहले तक वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स का सदर भी रहा था। 2-4 मरतबा उससे बहुत सरसरी से मुलाकातें हुई थी। रस्मन किसी ने उसका और मेरा तारुफ भी करवाया था, मगर मुझे ये देखकर हैरत हुई थी कि उसने मुझे ज़रा सी भी अहमियत देना तो दरकिनार मेरी तरफ मामूली सी तवज्जो भी नहीं दी थी। उसी हाल में एक दीवार गिर फ़ोन मौजूद था। मैंने रहीम गुल के थाने का नंबर मिलाया, लेकिन पता चला कि उस वक्त वो ड्यूटी पर नहीं था। घर फ़ोन किया तो उसके मुलाजिम ने बताया कि वो घर नहीं पहुंचा था। फिर मुझे याद आया कि अब तो उसने अपने खर्चे पर मोबाइल फ़ोन भी ले लिया था और उसे चूंकि 24 घंटे अपने आप को ड्यूटी पर ही समझने का शौक था, इसलिए उसे मोबाइल फ़ोन पर भी राब्ता करने में कोई हर्ज नहीं था। हमारी बातों के दौरान ही काल बेल की आवाज़ आई। वाजिदा गोया किसी खतरे के एहसास से चौंकते हुए बोली, कौन आया होगा? मेरा ख्याल है पुलिस आन पहुंची है। मैंने जवाब दिया। उसके चेहरे पर एक बार फिर वहशत पड़ गई। मुझे अंदेशा महसूस हुआ कि वो चकरा कर गिर ही न जाए। मैंने इंटरकॉम वगैरह तलाश करने के बजाय खुद गेट पर जाने का फैसला किया। मेरा अंदाजा दुरुस्त ही था, आने वाला रहीम गुल ही था।
और वो वर्दी में था। पुलिस की एक मोबाइल उसके साथ थी। चूंकि मामला लड़की के कत्ल का था, इसलिए शायद एहतियातन वो 2 पुलिस वालियों को भी साथ ले आया था, जो खासी मोटी मोटी और बारोब शख्सियत के मालिक थी। उनके अलावा दीगर जरूरी अमला भी उसके साथ था। वो बिल्कुल संजीदा नजर आ रहा था। उसने अंदर आकर बिल्कुल उसी तरह ज़ाब्ते की कार्रवाई शुरू करा दी जिस तरह ढंग के पुलिस वालों को करनी चाहिए। पमाइश होने लगी, जाए वारदात का नक्शा बनने लगा, फिंगरप्रिंट्स और दीगर शहादतें तलाश की जाने लगी। रहीम गुल ने नहायत संजीदगी से मेरा और वाहिदा का बयान भी लिया, जो एक ASI ने कलम बंद किया। वाहिदा की हालत उस दौरान दोबारा कुछ बिगड़ने लगी थी, इसलिए रहीम गुल ने उसकी फैमिली डॉक्टर को भी फोन कर दिया। उसके शौहर को भी उस वाक़े की इत्तला दे दी गई, जिसने गालबन ये बताया कि वो शहर से दूर दराज किसी संती इलाके में था, इसलिए उसे पहुंचने में कुछ देर लग जाएगी। उसके अलावा रहीम गुल ने लाश उठवाने की घर से एम्बुलेंस बुलवाने के लिए भी फोन कर दिया था। डॉक्टर कहीं करीब ही रहता था, वो बहुत जल्द पहुंच गया और उसने वाहिदा को एक इंजेक्शन लगा दिया। उसे एक बेडरूम में लिटाया जा चुका था। पुलिस की आमद के साथ ही स्टूडियो में एक अफरा तफरी से बर्पा हो गई थी, लेकिन अब कुछ सुकून हो गया था। एम्बुलेंस आकर लाश ले जा चुकी थी, लेकिन पुलिस वाले अब भी पूरे पंगले में कटर पटर करते फिर रहे थे और हर चीज की तफसीलन तलाशी ले रहे थे। शायद वो कुछ सुराग तलाश करने की कोशिश कर रहे थे। मेरे ख्याल में उनकी इन कोशिशों से खानापुरी के सिवा कुछ नहीं हो सकता था। आखिरकार रहीम गुल मुझे साथ लेकर हाल के उस कोशे में जा बैठा जो नशिस्तगाह के तौर पर इस्तेमाल होता था। उसने नोटबुक बंद करके एक तरफ रख दी और गहरी नजरों से मेरा जायजा लेते हुए बोला, हाँ बरखुदार, अब मुझे असल कहानी सुनाओ। तुम्हारी भलाई के लिए मैं फिलहाल इसे नोट नहीं करूंगा, लेकिन पूरी सच्ची और सही बात मेरे इल्म में आनी चाहिए। बुजुर्गवार, असल कहानी तो यही है जो मैं अपने बयान की सूरत में लिखवा चुका हूँ। अलबत्ता इसका एक पस मंजर भी है, वो मैं तुम्हें बता देता हूँ। मैंने भी गहरी संजीदगी से जवाब दिया। कुछ तफसीलात और जुज़वियात हैं जो मैंने अपने रस्मी बयान में बताना जरूरी नहीं समझी। वो बातें आप दी रिकॉर्ड समझ कर अब सुन लो। हाँ, जल्दी ये बताओ, यहाँ तुमने क्या क्या नया ड्रामा रचाया था? वो सोफे पर कुछ आगे खिसकते हुए बोला, मैंने ना तो पहले कभी ड्रामा रचाया था और ना अब रचाया, बल्कि इस मर्तबा तो सही मानों में मेरे साथ ड्रामा हुआ है। मैंने गोया बुरा मनाते हुए कहा, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि ड्रामे में इतनी जल्दी ऐसा अलमिया मोड़ आ जाएगा। सुमेरा के इस तरह कत्ल होने का मुझे हकीकतन दिली अफसोस है। रहीम गुल के चेहरे पर एक रंग सा आकर गुजर गया। उसमें शक नहीं था कि कत्ल की इस वारदात ने उसे भी मुतासर किया था, क्योंकि लाशें देखना उन लोगों के मामूलात में शामिल था। मैंने तफसील से उसे सब कुछ बता दिया कि किस तरह मेरी प्रिंसेस सुमेरा से मुलाकात हुई थी, क्या बातें हुई थी, क्या कुछ मुझे मालूम था, किस तरह रुखसत होते वक्त मेरा कामरान तारिश नामी नौजवान से सामना हुआ था, उसका हुलिया वगैरह तफसील से बताओ। रहीम गुल ने मेरी बात काटती फरमाइश की। मैंने वो भी बता दिया तो वो बोला, फिर क्या हुआ? ये तो मुझे मालूम नहीं, मैंने ज़ानतदारी से जवाब दिया। उसके बाद तो बस आज रात सुमेरा का फोन आया और उसने फरमाइश की कि वो किसी काम के सिलसिले में मुझसे मिलना चाहती थी। उसके अंदाजे गुफ्तगू से जाहिर होता था कि मामला अहम था। तुम कह रहे हो कि तुमने कोई ड्रामा नहीं रचाया? ड्रामा तो तुमने किसी न किसी हद तक शुरू कर ही रखा था। तुम वकील बने हुए थे, तुम्हारा ये इकदाम जालसाजी के जुमरे में आता है। उसने संजीदगी से मुझे कुरा। इतने गमनाक मौका पर इतनी मजाहिया बातें मत करो यार, इस वक्त हंसने को दिल नहीं चाह रहा। मैंने करा कर कहा, मुझे अंदेशा है कि कहीं अब तुम ये ना कह दो कि ये मुल्क इसीलिए इस हाल को पहुंच गया है कि परसों मैंने वकील ना होते हुए अपने आप को वकील कह दिया था। इतना बड़ा फ्रॉड शायद मुल्क की तारीख में आज तक नहीं हुआ, और यहाँ जितने भी इखलाकी और माशरती बहरान आए हुए हैं इसी गलत बयानी की वजह से आए हैं। बस अब तकरीर मत शुरू कर देना। हमारी बातों के दौरान ही एक कांस्टेबल दौड़ता हुआ, सर एक साहब आए हैं, अपना नाम परवेज अहमद बता रहे हैं। हमने उन्हें अंदर आने से रोक दिया तो सख्त नाराज हो रहे हैं, कह रहे हैं यहाँ उनका इंतजार हो रहा है। कांस्टेबल ने बताया, ठीक है उन्हें अंदर आने दो। रहीम गुल ने बेपरवाही से कहा। कांस्टेबल चला गया और दूसरे इला में अहमद परवेज अंदर आ गया। गुस्से से उसके नथने फूल पिचक रहे थे। शायद उसे सोचा भी नहीं था कि उसे उसकी साली के घर में किसी कमरे में दाखिल होने से महज एक कांस्टेबल रोक देगा। अहमद परवेज उन लोगों में से था जिनकी कोशिश होती है कि लोग उन पर एक नजर डालें और उन्हें मालूम हो जाए कि वो कितने ताकतवर, कितने बारसूख और कितने दौलतमंद हैं। वो अपनी इन खुसूसियात का चलता फिरता इख्तियार होते हैं। ऐसे लोगों को बर्दाश्त करना तो दूर की बात थी, उनकी तरफ देखना भी मुझे अच्छा नहीं लगता था। उसके जिस्म पर गालबन फ्रांस की एक फैशन कंपनी का तैयार करदा सूट और पैरों में शायद अमेरिकी एलिगेटर शूज थे, मगरमच्छ की खाल के बने हुए जूते। ये दूसरी बात थी कि वो खुद भी किसी मगरमच्छ से कम नहीं था। न जाने कितने करोड़ रुपए तो वो बैंकों के कर्जे हजम किए बैठा था। वो हमारे मुकाबले पहुंचकर जरा दूर ही रुक गया, करीब नहीं आया। शायद उस तवक्को थी कि हम दोनों उठकर और आगे बढ़कर उसका इस्तकबाल करेंगे। रहीम गुल की जगह कोई और SHO होता तो वही करता, लेकिन वो अल्लाह का बंदा भी एक ही शाकार चीज था। उसने उठना तो दरकिनार अपनी फैली हुई टांगें भी सुकेड़ने की कोशिश नहीं की। बेनियाजी से उसकी तरफ देख रहा था। मैंने भी कुछ ऐसा ही तासुर देने की कोशिश की जैसे मैंने तवज्जो से उसकी तरफ देखना जरूरी नहीं समझा था। उसके तासुरात से अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं था कि अंदर ही अंदर उस पर क्या गुजरी थी। वो उस वक्त एक ऐसा सूटट बूटट सांड दिखाई दे रहा था जो हम दोनों को बैक वक्त टक्कर रसीद करने के लिए मुनासिब जाविया तलाश कर रहा था। मुझे फोन तुमने किया था? उसने खटकते लहजे में रहीम गुल को मुखातिब किया। जी हाँ, ये गुस्ताखी मैंने ही की थी।
रहीम गुल छुपते हुए लहजा में बोला, मुझे इंस्पेक्टर रहीम गुल कहते हैं। मुझे इससे कोई दिलचस्पी नहीं कि तुम्हारा नाम और ओहदा क्या है। वो जरूरत से कुछ ज्यादा ही रौनक और हकार से बोला। ऊंचा कारोबारी तबका भी अपनी तमाम तर दौलतमंदी और सुरसूख के बावजूद सुलहजूद तबीयत का मालिक होता है। इस तबके के लोग बिला जरूरत पुलिस अफीसर या दूसरे सरकारी मुलाजमों से इस किस्म का रवैया इख्तियार नहीं करते। अहमद परवेज के दिमाग में न जाने क्या खन्नास घुसा हुआ था। वो उसी लहजे में बात जारी रखते हुए बोला, प्रिंसेस समेरा की लाश कहाँ है? पोस्टमार्टम के लिए रवाना की जा चुकी है। रहीम गुल ने पुरस्कून लहजे में जवाब दिया। मेरे पहुंचने का इंतजार भी नहीं किया गया? अहमद परवेज फुनकारा। क्यों, क्या पोस्टमार्टम आपको करना था? रहीम गुल ने एक टुक उसकी तरफ देखते हुए पूछा। ये क्या बदतमीजी है? घुराया, लेकिन मैंने महसूस किया कि अंदर ही अंदर उसे खासा जोरदार झटका लगा था। वो लोग जो बज़ौ में खुद अपने आप को बड़ी तोप चीज समझ कर रहीम गुल पर रोब छाड़ने की कोशिश करते थे, और जब रहीम गुल जवाबन उनसे भी ज्यादा तौहीन आमेज रवैया इख्तियार करता था, तो वो कम अज कम एक लम्हे के लिए जरूर सोचने पर मजबूर हो जाते थे कोई यकीनन कोई मजबूत जड़ों वाला दरख्त था। रहीम गुल अपनी जगह बैठे बैठे अल्फाज को गोया चबाते हुए बोला, अहमद परवेज साहब, एक मुहावरा है, जैसी रूह वैसे फरिश्ते, आपने कभी सुना है? अहमद परवेज ने अब गालबन अपने अंदर उमड़ते हुए गुस्से के तूफान को काबू में कर लिया था। उसने गरज ने बरसने की कोशिश नहीं की, ताहम जब वो बोला तो उसका लहजा घुटी घुटी सी फुनकार से भी मुशाबा था। मैं आईजी साहब से तुम्हारे बारे में बात करूंगा। जरूर कीजिएगा, बल्कि यही बेहतर है कि इसी वक्त कीजिए। दिन में वो बहुत मसरूफ होते हैं। वो घड़ी देखते हुए बोला, मैं आपको बताऊं इस वक्त वो किस नंबर पर मिलेंगे? मुझे मालूम है, मैं बाद में उनसे बात करूंगा। ये कहकर उसने एक लम्हे के लिए होंठ खींच लिए। वो एक टुकड़े रहीम गुल को घूर रहा था। रहीम गुल ने पलक नहीं झपकी थी। मैं तो उस वक्त गोया किसी शुमार के तार में नहीं था। मेरी तरफ अहमद परवेज ने जरा भी तवज्जो नहीं दी थी। जरूर जरूर, रहीम गुल ने सर हिलाया और उठ खड़ा हुआ। उसकी छड़ी उसके हाथों में थी। उसे थोड़ा सा मोड़ते हुए वो खासे फिल्मी अंदाज और ड्रामाई अंदाज में अहमद परवेज के सामने तनकर जा खड़ा हुआ। वो अहमद परवेज से खासा लंबा था। अहमद परवेज को सर उठाकर उसकी तरफ देखना पड़ रहा था, और ये उस जैसे आदमी के लिए यकीनन मजीद तकलीफ से बात थी। अगर रहीम गुल के जिस्म पर पुलिस की वर्दी ना होती तो शायद अहमद परवेज अपने किसी मुलाजिम या गार्ड वगैरह को बुलाकर कोई हुक्म देने के बजाय खुद ही रहीम गुल की ठोड़ी पर घोंसा रसीद कर देता, और मुझे यकीन था कि वो घोंसा खासा ताकतवर होता। एक बार तो रहीम गुल का भेजा हिल जाता। अहमद परवेज मुठियां भींचे खड़ा था, ताहम रहीम गुल को उसकी कैफियत को जरा भी खातर में लाए बगैर बोला, मिस्टर अहमद परवेज, आपकी साली पुरस्रार हालात में कत्ल हो चुकी है। हम उस कत्ल की तफ्तीश कर रहे हैं और हम अपने काम को बेहतर समझते हैं। मैंने जिस वक्त आपसे रब्ता किया, आप उस वक्त नूरी आबाद में थे। आपने वाज़ेह तौर पर कोई अंदाजा भी जाहिर नहीं किया था कि आपको यहाँ पहुँचने में कितनी देर लग जाएगी। ये फैसला करना मेरा काम था कि किसका इंतजार किया जा सकता है और किसका नहीं। उसने छड़ी को दूसरे हाथ पर मारते हुए ठहरे ठहरे अंदाज में बात जारी रखी। आपकी इतला के लिए अर्ज है कि लाश को जितनी जल्दी पोस्टमार्टम के लिए ले जाया जा सके, बाज़ हक़ाइक़ मालूम करने में उतनी ही आसानी रहती है। अगर आपको वाकई अपनी मकतूला साली से कोई हमदर्दी है और आप वाकई उसके कातिल को गिरफ्तार करवाने में कोई दिलचस्पी रखते हैं, तो आपको पुलिस पर रोक झाड़ने के बजाय तफ्तीश में उसकी मदद करने की कोशिश करनी चाहिए। अगर आपको ये करने की तौफीक नहीं है तो फिर आपके हक में बेहतर है कि खामोशी से एक तरफ बैठ जाइए। मैं कुछ देर बाद आपका रस्मी बयान ले लूंगा। अहमद परवेज के लिए तकरीर यकीनन दिलपजीर नहीं थी, लेकिन उसके नथने फूलने पिचकने की रफ्तार कुछ कम हो गई। चेहरे पर नजर आने वाली खूनख्वारी भी मद्दम पड़ गई। शायद उसे अंदाजा हो गया था कि उस पुलिस अफीसर का मरूब करने की कोशिश फजूल थी। ताहम वो यकदम भी अपना रवैया तब्दील करने का मुतहम्मिल नहीं हो सकता था। वो जब बोला तो उसके लहजे में पहले जैसी खूनख्वारी तो नहीं, अलबत्ता सख्ती जरूर थी। मेरी बीवी कहाँ है? उसने मौजू बदलते हुए पूछा। उस बेडरूम में, रहीम गुल ने इशारे से बताया। डॉक्टर ने उन्हें इंजेक्शन लगाया। उससे नींद तो नहीं आएगी, लेकिन उल्टा उनकी तबीयत पुरसकून हो जाएगी। उसे घर ले जा रहा हूँ, अहमद परवेज ने ऐलान किया। आप फैसले करने में कुछ ज्यादा ही जल्दबाज मालूम होते हैं मिस्टर अहमद परवेज। रहीम गुल एक बार फिर छड़ी हाथ पर मारते हुए उसकी आंखों में आंखें डालकर बोला, अभी आप अपनी बेगम को नहीं ले जा सकते। अभी तो मैंने उनसे कुछ भी नहीं पूछा। तुम्हें जो कुछ पूछना हो घर आकर पूछते रहना। फरौन से बोला, घर आकर भी पूछते रहेंगे। मुमकिन है आप लोगों को पुलिस स्टेशन भी आना पड़े, लेकिन ये सब बात की बातें हैं। फिलहाल तो मेरा यही इनसे चंद सवालात और जवाबात हासिल करना जरूरी है। मैं इंतजार कर रहा हूँ कि उनकी तबीयत कुछ और बेहतर हो जाए। रहीम गुल बदस्तूर ठहरे ठहरे लहजे में बोला, तो तुम हमें पुलिस स्टेशन बुलाने के ख्वाब भी देख रहे हो? अहमद परवेज ने गोया दांत पीस कर पूछा। हम आपके खादिम हैं जनाब। जरूरत पड़े तो पुलिस स्टेशन खुद आपके घर भी आ सकता है, और जरूरत पड़ने पर किसी मुअज़्ज़ज़ शहरी को पुलिस स्टेशन आने की जहमत भी दी जा सकती है। कोई भी निज़ाम बाहमी ताउन से ही चल सकता है। फ़िरौनियत से तो कोई भी मसला हल नहीं होता। फ़िरौनियत बजाय खुद एक मसला है और बेशुमार मसाइल की जड़ है। रहीम गुल ने मुलायमत से कहा, तो मुझे फ़िरौन कह रहे हो? अहमद परवेज की खूनख्वारी एक बार फिर औद कराई। हरगिज़ नहीं। रहीम गुल ने फौरन नफी में सरेया, मैं भला ऐसी गुस्ताखी कैसे कर सकता हूँ? मैं तो एक अमूमी बात कर रहा हूँ। अहमद परवेज ने शायद उससे मजीद उलझना फजूल समझा और पांव पटकता हुआ बेडरूम की तरफ चला गया। मैंने उस जगह से उठने की जहमत नहीं की थी।
रहीम गुल दोबारा मेरे करीब आ बैठा और तवील सांस लेकर बोला, मैं कई ऐसे लोगों से भी मिला हूँ जिनकी जड़ें इस शख्स से कहीं ज्यादा गहरी थी, लेकिन ऐसी फरौनियत मैंने उनमें भी नहीं देखी। और इस तरह आते ही बिला सबब तो मैंने किसी को ऐसे पुलिस ऑफिसर पर चढ़ दौड़ने की कोशिश करते नहीं देखा जो जाए वारदात पर तफ्तीश करने आया हो। और अच्छा आदमी है। मैंने ख्याल जाहिर किया इसकी फरौनियत अक्सर मौके पर कारगर रहती होगी। इसने उसे जिंदगी का एक हिस्सा बना दिया होगा। इसे अभी तजुर्बा नहीं हुआ होगा कि कभी कभी फरौनियत गले भी पड़ जाती है। वैसे कोई बुनियाद तो होगी जिस पर यह उछल रहा था। रहीम गुल मुस्कुराते हुए बोला, एक मुहावरा है कि बचिया खूंटे पर ही उछलती है। खूंटा जितना मजबूत हो, मुंह जोर मवेशी उतना ही ज्यादा उछलता है। अहमद परवेज का भी कहीं ना कहीं कोई खूंटा तो जरूर होगा। उसने छूटते ही आईजी साहब का हवाला दिया था। मुमकिन है उसकी आईजी साहब से रिश्तेदारी या दोस्ती हो। फिर तो तुम्हें खिंचाई के लिए तैयार रहना चाहिए, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। वो गहरी सांस लेकर बोला, तुम्हें तो मालूम ही है प्यारे कि तुम्हारे इस खादम ने नौकरी बाद में शुरू की थी और खैंचा तानी के लिए पहले तैयार हो गया था। वरना अब जो नौकरी करने का स्टाइल और अपने जो नजरियात हैं, इसके साथ तो आदमी पुलिस लाइन में चल ही नहीं सकता। मेरी तरह पुलिस में नौकरी करना तकरीबन नामुमकिन हो गया है। मैं रहीम गुल से कोई बात करने ही लगा था कि हाल का दरवाजा जोरदार आवाज के साथ खुला और एक दराज का नौजवान उस आलम में तेजी से अंदर दाखिल हुआ। उसका कॉलर पीछे से कांस्टेबल ने पकड़ रखा था, जिसे रहीम गुल ने हाल के बाहर की तरफ खुलने वाले दरवाजे पर तैनात कर रखा था। नौजवान कुछ बॉडी बिल्डर टाइप था। उसका गिरबान खुला था, शायद कांस्टेबल की खींचातानी की वजह से खुल गया था। गले में सोने की चेन झूल रही थी। कांस्टेबल बेचारा छोटे कद का और मुख्तसर वजूद था। उस रुकने में नाकाम रहा था और बेबसी से नौजवान के पीछे घिसटता चला आया था। नौजवान खासा परेशान और वहशत सता नजर आ रहा था। सर, मैंने इसे रोकने की बहुत कोशिश की लेकिन ये नहीं रुका। कांस्टेबल ने रहीम गुल के सामने गोया सफाई पेश की। अब ये अंदर आ ही गया है तो इसे छोड़ दो, क्यों उसके साथ लटके हुए हो? रहीम गुल ने नागवारी से कहा और गहरी नजरों से नौजवान का जायजा लिया। वो एक वजीह और जाज़िब नजर नौजवान था। खासा फैशनेबल भी मालूम होता था। उसकी जिस्मानी साख से अंदाजा होता था कि वो बाकायदगी से खासी सख्त वर्जिश करने का भी आदी है। कांस्टेबल ने उसका कॉलर छोड़ दिया और रहीम गुल का इशारा पाकर वापस बाहर चला गया।